बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की जो दो तीन अहम बड़ी खबरें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स को कलअदम करार दिया है। 5 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, आज ही फैसला महफूज हुआ, आज ही फैसला सामने आया। यही नहीं बल्कि जो इसमें मिलिट्री एक्ट की सेक्शन 2D1 है उसे भी कलअदम करार दी है। ये वो शिक है जो आर्मी एक्ट में अयूब दौर में मुतारिफ़ कराई गई थी। इससे पहले जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं इमरान खान साहब के दौर में, उनका क्या स्टेटस होगा और माजी में जो फैसले हुए वो कहाँ खड़े होंगे आज के इस फैसले के बाद, और क्या निगरान सरकार इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी या नहीं करेगी। फिर साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी फ़र्द जुर्म आज आयद कर दी गई है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद केस कैसे आगे चलेगा, ये हम बात करेंगे। इवन फील्ड अल-अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब ने सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों की जो बहाली थी उसकी दरख्वास्तें दायर कर दी, और डार साहब को नायब ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नायब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए, जलसा हुआ, क्या उन्होंने कहा, सियासत पे क्या असरात होंगे उनकी एंट्री से, और जो वो बात कर रहे हैं मिलकर आगे चलने की किस हद तक हकीकी रूप धार पाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम पाकिस्तान चेन्नई में मुश्किलात का शिकार है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बुरी परफॉर्मेंस है इस वक्त तक। अफ़गानिस्तान की टीम ऑब्वियसली ऑन द ट्रैक टू विन है। बाकी दुआओं के सहारे टीम के अभी चेन्नई में खेल रही है। शामी साहब बड़ा बुरा परफॉर्म कर रही है माशाल्लाह। अफगानिस्तान में तो दुआएं हो रही है ना। हाँ जी, वहाँ भी हो रही हैं तो यहाँ भी हो रही हैं, तो दुआओं से दुआएं टकरा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए परेशानी क्या बात है। नहीं कोई नहीं, हम आ जाते हैं असल बात के ऊपर। दुआओं ने काम करना है, तो जिसकी दुआएं ताकतवर हाँ, होंगी फिर खेलना चलना क्या है। बस ठीक है। अच्छा सर, ये जो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल गैर कानूनी करार दिया है, जस्टिस एजाजुल हसन की गैर सरकार आईनी। जी। हाँ ठीक है, ये फैसला जो है आ गया, इसके नतीजे में जो लोग 9 मई के मुल्ज़मान हैं, 102 या 103 तादाद उनकी बनती है। उन पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं उनमें ये मुकदमे मुंतकिल हो जाएंगे। और खैर अब इस पे बहस ये होगी कि इस फैसला जो है ना, इसके ख़िलाफ़ रिव्यू फाइल होगा या अपील होगी। हाँ जी, क्योंकि जो वो प्रोसीजर एक्ट है उसके लागू होने के बाद उसके बाद तो ये है कि जो बराह रास्त आइनी दरखास्तें दायर की जाएंगी उनके ख़िलाफ़ अपील होगी। और मैं जो हमारे बैरिस्टर अदनान शेख साहब हैं, जो एडवाइज़र भी रहे नवाज शरीफ साहब के जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे पढ़ने दो क्या फैसला। हाँ फैसला। ये भी तो शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल फिर आना है। उन्होंने फैसला पढ़ के मुझे कहा कि मुझे लगता यह है कि इसके खिलाफ भी अपीलें होंगी, यानी अपील हो सकेगी, रिव्यू नहीं होगा, अपील आएगी। हाँ एक तो बात ये बड़ी यानी मज़ेदार है। और दूसरी बात यह है कि इसका इत्तलाक जो है क्या उन लोगों पर भी होगा जिनको यानी दहशत गर्दों को जो सजाएं दी गई थी फौजी अदालत। सर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब 25 ऐसे ट्रायल हुए थे ना फौजी अदालतों में। तो उस वक्त आर्मी एक्ट जो था उसकी 2 दफ़ात आज उन्होंने खिलाफ आइन करार दी हैं। उस वक्त तक तो ऐसी बात कोई नहीं हुई थी। ये जो 2D1 है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इस चीज़ के तहत आम शहरियों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। कुछ मैं पढ़ रहा था, कहा गया अयूब दौर में तब आई जब पाक भारत जंग हुई, तो उसके बाद कुछ एहतजाज की सूरत जो बनी, भी सूरत है तब ये मुतारिफ हुई। अब इसमें ये है कि अगर तो ये जो शिकें हैं आज ख़त्म की गई हैं, तो इसका मतलब है इसका माजी पे इत्तलाक नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि ये जो शिकें खिलाफ आइन करार दी गई हैं आर्मी एक्ट की, ये फैसला अक्सरियती है। जी हाँ, यानी 4 जजों के मुकाबले में एक राय जो है खिलाफ है जस्टिस याहिया साहब की, और उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया, इन शिकों को खिलाफ आइन करार नहीं दिया। बाकी ट्रायल के ऊपर उनकी राय भी लेकिन जहाँ तक ट्रायल है उस पर उनकी राय भी वही है, उनका जो दूसरे 4 हज़रात वो कहते हैं जो जहाँ पे शिक के ऊपर उन्हें इख्तिलाफ हो वो तफसीली फैसला जब लिखेंगे तब अपना बयान करेंगे। वो मैं इस देखें ना, ट्रायल जहाँ भी हो और इस पर अपील दायर हो, फिर उसका जो भी नतीजा हो, बुनियादी बात यह है कि 9 मई को जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं ना,
वो कोई फौज का मामला नहीं है, यानी वो रियासत का मामला है, स्टेट का मामला है ना, और पूरी रियासत को यकसुई के साथ उसे डील करना चाहिए। तो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, अगर उनमें भी मुकदमा चले तो उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी तेज़ रफ्तारी से समाअत होनी चाहिए और इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने ये इसका इर्तकाब किया इस हरकत का, उनको फिर सज़ा भी मिलनी चाहिए। वैसे साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने। वैसे साहब, ये फैसला कैसा लगा आपको, और ये क्या इसका इत्तलाक माजी में हुए ट्रायल्स पर भी होगा? वैसे साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वैसे साहब, सवाल बुनियादी दो हैं। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। एक तो यह है कि क्या इसके खिलाफ रिव्यू होगा या अपील होगी, और बड़ा बेंच सुनेगा उसको, 7 जजों का या 8 जजों का या 9 जजों, 5 से बड़ा। 5 से बड़ा। और दूसरा यह कि क्या जो माजी में जिन लोगों को सजाएं मिली हैं दहशतगर्दी के जुर्म में, क्या उन पर भी इसका इत्तलाक हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं शामी साहब आपके पहले सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिसेंटली अपहोल्ड कर लिया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसकी शिकें आइन के मुताबिक हैं और उसके नीचे एक अपील की प्रोविजन है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले के अंदर कहा कि सिर्फ माजी के केसेस की अपीलें नहीं इस तरह सुनी जाएंगी, वरना जो टाइम पीरियड कानून में स्टिपुलेटेड है उसमें एक अपील फाइल हो सकती है। तो मेरी फहम के मुताबिक आज के फैसले के खिलाफ अपील फाइल हो सकती है और अगले चंद दिनों के अंदर हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये है कि जो दरखास्तें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी बराह रास्त फाइल की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ अपील का हक होगा। अभी मैं बैरिस्टर अदनान शेख से बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे। जी, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्टिकल 184 की पावर है, जो उनकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की 3 पावर्स हैं। 185 में वो मुकदमे होते हैं जो हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। 186 में सुप्रीम कोर्ट सदर सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन ले सकता है। 184 आइन का वो आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली मुकदमात सुन सकता है। ठीक। 184 के अंदर 2 किस्म के मुकदमात होते हैं। एक वो जो किसी एग्रीव्ड पार्टी ने, किसी शख्स ने, किसी सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल कर दे, वो भी 184(3) होता है। और दूसरा वो मुकदमा जहां पे कोई एप्लीकेशन फाइल ना करे और सुप्रीम कोर्ट आज खुद उसका नोटिस ले ले, तो वो भी 184(3) सब क्लॉज 3 में फॉल करता है। ठीक। अब का हमारा कानून और अब की पोजीशन ये है कि इन दोनों केसेस में जितने मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुनेगी, ख्वाह किसी की एप्लीकेशन पे सुने जैसे ये वाले मुकदमा है, या आज खुद नोटिस के ऊपर जहां पे कोई एप्लीकेशन या पिटिशन नहीं होती, वहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में केस सुन ले तो उसके खिलाफ एक अपील का हक है। भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हाई कोर्ट में दायर होगी 199 के ताबे, जब उसका मामला आएगा तो वहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफे आखिर होगा, उसके खिलाफ अपील की जरूरत नहीं होगी। जी, वो इसी तरह ऑपरेट करेगा जैसे अब करता है कि उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता रिव्यू फाइल हो सकता है उस फैसले के खिलाफ भी, लेकिन अपील फाइल नहीं होगी। इसका मतलब यह है तो हौसला शिकनी हो गई ना बराह रास्त दरखास्तों की। पहले तो लोग हाई कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त बहुत कम दरखास्तें जाती थी, लेकिन अब तो हर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम भी करने लग पड़ी है। देखिए शामी साहब, ये 2 प्रिंसिपल्स को हमें ये और इसके मुतल्लिका जो केस अभी रिसेंटली चला है, इसको 2 मुख्तलिफ तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। पहली बात, जो प्रिंसिपल जो आप तय कर रहे हैं या जो आपने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई शख्स भी हो, उसका ख्वाह कोई भी अदालत मुकदमा सुने, उसे एक अपील का कम से कम हक होना चाहिए, क्योंकि अदालत गलती भी कर सकती है। और ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी लगना चाहिए। जो मुकदमा भी रिसेंटली चला उसमें भी जो शिकायत कुनंदा थे उनका ये कहना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या कम से कम मेरी फहम में उनका ये कहना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होनी चाहिए 184(3) में। उनका कहना यह था कि क्या ये अपील का राइट सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स में निकालेगी या पार्लियामान निकालेगी।
ठीक। इस पे तो तकरीबन इत्तेफाक है कि 184(3) के फैसलों के खिलाफ एक अपील का राइट होना चाहिए, हर फैसले के खिलाफ एक अपील का राइट होना तो अब तो फैसला आने के बाद तो ये हक मिल चुका ना, अब इसे चाहिए। जी साखत बिल्कुल, तो ये नहीं हक कर इस वक्त सकते। मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि आज के फैसले के खिलाफ एक अपील फाइल होगी जो इससे लार्ज इवेंट्स। अच्छा, अब आप बताइए कि ये इसका इतलाक जो पहले माजी भी पे कैसे नुक्ता होगा? आपके सामने रखा। जी देखिए, ये मुकदमा सुना जा रहा था एक पर्टिकुलर तनाजर के अंदर जो कि 9 मई के बाद पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले भी पाकिस्तान के कानून के अंदर दुनिया के दीगर तमाम कवानीन की तरह, भारत की तरह, इंग्लैंड की तरह, अमेरिका की तरह कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं तमाम मिलिट्री लॉज के अंदर जहां पे अगर सिविलियन कोई ऑफेंस कमिट करे तो उसको मिलिट्री ट्राई कर सकती है। इस तरह के अगर कोई बंदा एस्पियोनाज कर रहा हो, कोई इस तरह के केसेस कर रहा हो, तो उसको सिविलियन भी हो तो उसे मिलिट्री ट्राई कर सकती है, तमाम जुरिस्डिक्शंस में कर सकती है। ठीक। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात की गई उसका ये मंतक है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी वक्त के अंदर किसी सिविलियन को नहीं ट्राई किया जा सकता। मेरी रीडिंग इसको इस फैसले की है, और डिटेल्ड जब आएंगी तो तब पता चलेगा कि ये फैसला शायद सिर्फ किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर दिया गया है, कि ये इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो कि मुझे लगता है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जजमेंट में शायद सबसे क्लियरली नजर आए कि ये कानून, उनका ये कहना था कि ये कानून पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, मेरी रीडिंग उनकी जजमेंट की है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे सिविलियंस को ट्राई करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत पड़े। हमने एपीएस पेशावर के बाद ऐसे सर्कमस्टांसेस इस मुल्क में खुद देखे हैं जहां पे सिविलियंस को या नॉन मिलिट्री पर्सनल्स को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मकसद मुझे लगा जजमेंट का ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर इन सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, लेकिन हतमी तौर पे मैं एक बात नहीं कर सकता क्योंकि जब फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन अब इस पे सियासी तौर पर भी इसके ऊपर राय आ गई, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिर दोस्त आशिक अवान साहबा से मंसूबा बयान देख रहा था, वो कहती हैं कि जी हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को, ये खान साहब और दीगर को बचाने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया जा रहा है और ये फैसला कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरअक्स है। उनको मुस्तरद करने का इख्तियार किसने दिया है? देखिए, इसके लिए अपील का हक मौजूद है तो अपील पे जाएं। ये इस तरह की जो जुबान है ना, ये इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। अदालतों के आप मामले फैसले में के ऊपर अपनी राय दें, पूरा आप राय दें, आप अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करें। आपके हमें इससे इत्तफाक नहीं है, हम अपील में जाएंगे, जो अपील का राइट आ गया तो ये मुस्तरद करते हैं। आप कौन है मुस्तरद करने वाले? बिल्कुल। आपको चीफ जस्टिस से नहीं, ऊपर, ये तो अदालत यानी के सुप्रीम पांच कोर्ट से रुकनी ऊपर बेंच सुप्रीम ने, कोर्ट, 5 रुकनी लार्जर बैंक का फैसला। ये जो मुआशरा है ना, उसमें इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जरूरी है कि इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। पार्टी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान की नुमाइंदा को खास तौर पर इसका ख्याल रखना कि वो इस्तेहकाम के मलहूज़ रख करके। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि साथ ही हमने देखा कि साइफर केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, और जो चालान है उसमें 27 गवाह हैं, आज़म खान साहब भी हैं और साबिक सफ़ीर, उनका भी बयान है। वो आगे कैसे अब बढ़ेगा और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं खान साहब के लिए? देखिए, उसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये तो फैसला और एविडेंस और जब अदालत उसको ट्राई करेगी उसी पे पता चलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है, और क्योंकि मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं उस तरह रहा किसी वकालत के शोबे के पर्सपेक्टिव में, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, इसके अंदर मेरी फहम ये कहती है कि जो साइफर वाला केस है वो शायद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ट्राई किया जा रहा है जी। और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ऑलरेडी जो जुरिस्डिक्शन का सवाल है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन कैसे अज्यूम की जाएगी और उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा। आज का फैसला जो था वो मुझे लगा कि सिर्फ आर्मी एक्ट की हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे जो कार्रवाई होगी वो अपने एग्जिस्टिंग कानून, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स के तहत होगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम। बैरिस्टर खुश आमदीद, अगर आप सुन पा रहे हैं, शामी साहब बैठे हैं। वालेकुम जनाब। जी जहांगीर साहब। जी जी शामी साहब। जनाब साबक एडवोकेट जनरल साहब।
जी जी आपके नाम में भी तो जनरल शामिल हो गया। अच्छा, चाहे साहब की क्यों ना हो। साबक हो गए, लेकिन जनरल तो है ना। हाँ। तो आप ये आपकी बताइए, मेहरबानी है जनाब। वकीलों के जनरल हैं आप, कि ये जो आप यही समझते हैं कि इस फैसले के खिलाफ अपील होगी, नजरसानी नहीं होगी? देखिए, अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट सॉवरेन है, सुप्रीम है, वो लॉ बना ठीक सकती है। तो उसकी जो सेक्शन थी अपील की, उसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि आइंदा के लिए। उसके जो एक्ट आने के बाद जो फैसले होंगे 184(3) के, उसमें अपील हो सकती है। तो डेफिनेटली अभी यहाँ जो फिर केस अपील है, होगी। अपील होगी, जी, इसमें अपील होगी। और इस दौरान में वो कार्रवाई जो है नहीं होगी, वो खत्म समझी जाएगी, या मामला सिविल कोर्टों में चला जाएगा? नहीं, कार्रवाई नहीं होगी या रोक दी जाएगी। मुल्जमों नहीं, के नहीं, खिलाफ अगर एपेलेट बेंच जो है इस बेंच के ऑर्डर को स्टे कर देता है, तो फिर तो मामला रुक जाएगा। तो अगर वो स्टे नहीं करते, तो फिर जो है वो मामला नहीं रुकेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये मुअस्सर पे माजी होगा, जो दहशत गर्द हैं, जिनको सजाएं दी जा चुकी हैं आर्मी एक्ट के तहत, उन पर भी तलाक हो सकता है इनका? नहीं, इस जजमेंट का इसका इतलाक उन पे नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ये मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें देखें ना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कोई इस केस को थोड़ा सा खराब कर दी है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। कौन सी नंबर गवर्नमेंट? 1 आपकी गवर्नमेंट या निगरान गवर्नमेंट? नहीं, निगरान गवर्नमेंट ने। तो वो तो उसकी वजह उसके अटॉर्नी ये जनरल कि- तो एक ही थे। नहीं, मेरी आप बात जरा सुन लें एक जी। मिनट। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो जब ट्रायल करेंगे तो हमें बताएंगे। तो उन्होंने बगैर बताए सुप्रीम कोर्ट को वो ट्रायल शुरू कर दिए, और कल परसों उन्होंने एक लिस्ट दे दी कि जी हम इतने लोगों का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। और दूसरी इसमें बात कि 9 जो एप्लीकेंट थे, कोई बंदे जो अंडर ट्रायल हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर दी गई कि जी हम आर्मी ट्रायल से खुश हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ट्रायल इधर ही हो। हम जिस तो मुकाम उसमें पर हैं जब- वहां सब मजे में हैं। हाँ, सब मजे में है। तो उस जज साहब ने कहा जी कि इनका एफिडेविट किधर है, ये वकील साहब आपको कहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे इन्होंने ये अंडरटेकिंग दी है। तो उसका वकील साहब फिर कोई जवाब नहीं दे सके वहाँ पे। तो इससे भी कोर्ट को शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं कि ये आर्टिकल 10 अटॉर्नी जनरल जो है, उसमें भी तो जनरल शामिल है ना? सर जी, उसमें भी जनरल शामिल है। चलिए, ये नहीं, एक नुक्ता है सर, आप जो लोग देख रहे हैं ना, अगर तो इस फैसले का इतलाक इस केस से और आने वाले मामलात पे होगा, तो ये कैसे तायुन होगा आम शहरियों का ट्रायल गैर कानूनी है मिलिट्री कोर्ट में? यानी अगर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो भी मुबर्रा होगा? या कोई फौजी तनसीबात पर हमला करे, हाँ, उसको भी खुली छूट इसमें- मिल नहीं, जाएगी। फिर उसको भी हम, क्योंकि ये फैसला तो आ गया ना जी, इसमें तो कहा गया गैर इसमें कानूनी। देखिए जी, इसमें देखें 2 चीजें समझने वाली हैं। नंबर 1 कि 21D जो सेक्शन है आर्मी एक्ट का, उसमें सर्टन जगह पे जो सिविलियन होते हैं वो भी सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आर्मी के साथ मिलके सिविलियन ने कॉन्स्पिरेसी की और किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करा दिया, किसी स्पाई इंफॉर्मेशन किसी मुल्क को दे दी, तो वो जो सेक्शन 21D है उसके अंदर सिविलियन जो है सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जब हो जाएंगे, तो फिर उन पे आर्मी का एक्ट का इतलाक होता है। ये वाले जो केस हैं हमला करने वाले, या इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है इन लोगों का। उसकी वजह यह है ना कि मैं आपको मिसाल के तौर पे एक सवाल देता हूँ कि लोग कहते हैं जी कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया। कल को जो एक फौजी सिपाही है या नायब सूबेदार है, उसका गांव में किधर घर है, वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, उससे घर पे कोई हमला कर देगा, तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में फिर ट्रायल करेंगे आप? वो तो भी सिपाही है, वो भी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है। कोर कमांडर में एज ए आर्मी ऑफिसर ठीक है, उसका रैंक बड़ा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है ना, इसमें एक फ़र्क है सर, ये मेरा ख्याल है थोड़ी कन्फ्यूजन है। कोर कमांडर का घर कैंटोनमेंट के अंदर है और एक सिंबल है एक इदारे की कोर का रिप्रेजेंट कर रहा है वो। जो आप जो किसी और अफसर का घर है ना जाती तौर पर गांव में, तो उसकी जाती प्रॉपर्टी है, वो मिलिट्री की नहीं है। हाल बत्ता उसी नायब सूबेदार का घर अगर कैंट में है, अगर उसका घर कैंट में है और उसको हिट किया जाता है, तो फिर यही एप्लीकेबल होगा जो कोर कमांडर के ऊपर है। जी, उसका अगर देखें ना, वहाँ पे जितने भी कैंटोनमेंट के अंदर रेजिडेंस है, चाहे वो सिपाही की है चाहे वो किसी की है, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा बाम पैदा हो रहा था कि क्या ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आता है या नहीं आता। तो इस वजह से अब ये कहा जी कि ये सिविलियन है। देखें, एक बात ये कि 9 मई को वाकया सब लोगों ने कंडेम किया, उसका ट्रायल जरूर होना चाहिए, फेयर ट्रायल हो। अब आपका जो सिविल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है
उस पर थोड़ा इतना एतमाद भी तो होना चाहिए, उसके अंदर इतनी सख्त ठीक होनी है। चाहिए कि एक सख्त बात- होनी चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और जी, जी, सख्त बिल्कुल। होनी चाहिए हमारे सिविल सिस्टम में। ये कोई जी, जी। तफरीक का मामला नहीं है। जो बिल्कुल। हमला है फौजी तंसीबात पर वो कौमी मामला है, कोई गुरोही कौमी- मामला नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात है बिल्कुल। और इसमें एक बात ये है कि अगर बात जो है, अगर ये ऑफेंस जो है ना, अगर एटीए एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्रायल करती है, उसमें भी आगे 2 राय हैं, लेकिन उसमें आर्मी एक्ट से भी सजाबाज बात ज्यादा है उस ऑफेंस के अंदर। आप देखें ना, अब एक बहुत बड़ा ट्रायल हो रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो एक सिविल कोर्ट कर रही है इमरान खान का। तो इस तरह सिविल जो सिस्टम है एटीए के अंदर बड़े स्पीडी ट्रायल होते हैं, और एटीए के अंदर बाकायदा एक ठीक। टाइम फ्रेम दिया गया है कि आप विद इन 30 डेज या 3 डेज ये काम खत्म कर दें। ठीक तो आप अभी आपको एविडेंस का भी मसला नहीं है, आप एविडेंस जो है वो वीडियो लिंक के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सिविल साइड पे, इसको ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए। ठीक। आप जहाँ पे भी कुछ करते हैं ठीक। तो उस सिविल जो तो उस फिर पे तो आपको फेयर ट्रायल फिर तो आपको अटॉर्नी जनरल का शुक्रगुजार होना चाहिए किस लिए? में कि उन्होंने तो अब ये तो strengthen आप कर, उसके नतीजे में जो फैसला आया है उसमें सिविल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथन हो गया। नहीं, वो तो अब शामी लेकिन वो साहब डिलीवर देखें, भी तो आगे पता करे ना, चलेगा कि किस तरह वो ट्रायल होता डिलीवर है। भी तो करे करेगा, ना। करेगा। खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में किसी वजह से ही लाया जाता है ना सर। जी जी जी। डिलीवरी के लिए ला जाता है ना। जी और बाज मुल्कों के अंदर अभी इसमें देखें ना, जो पहले 2015 के अंदर जो हमारी अदालतें बनी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाई गई थी। जो एपीएस का वाकया हुआ पेशावर के अंदर, या जिस तरह टेररिस्ट हैं, तो उनको तो स्पीडी ट्रायल ऑब्वियसली आप एक स्पेशल लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप बना सकते हैं। उससे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिडेट किया कि ये ठीक है, आप जो है एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके खुसूसी अदालतें ठीक है बना जी। सकते हैं, और बनी भी हैं और सजा भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब। शाम साहब, क्या समझ आई आपको? यानी हमारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 9 मई से जुड़े मामलात को डील करने के लिए फैसला सामने आया है, और इसका इतलाक अगर कोई बराह रास्त दहशतगर्दी का वाकया होता तो उस पर नहीं होगा। अब जिसमें तफसील आएगी नहीं, बज़ाहिर तो ये समझ आ रही तो है। फिर पता चलेगा। लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि अगर सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तारीख पे तारीख पड़ती रहे और उसको ढीलेपन से मामले को डील किया जाए। तो सिविल कोर्ट भी सुबक रफ्तारी के साथ, तेज़ रफ्तारी के नहीं, वो साथ, तो फिर ज़रूरी है ना, कुछ पाबंद भी किया जाए। नहीं पाबंद तो सादे दहशतगर्दी की अदालत में किया जाता है, लेकिन फिर भी डिले हो जाता है। तो डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिन रात अदालत काम करना चाहिए उसको, और मुकदमों के फैसले करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में आया चाहती एक छोटी सी ब्रेक, फिर बाद में साइफर गुमशुदगी केस और नवाज शरीफ साहब की वापसी ज़ेर बहस आएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और दूसरी जानिब साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पहले भी अर्ज़ किया हमने इब्तिदा में कि फ़र्द जुर्म आयद हुई इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे, और कहा गया चार्जशीट में जो तफसीली है कि खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा और साइफर की मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया और कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। शाह महमूद ने जुर्म में मुआवनत की। सर, ये तो बड़ा संगीन चार्जशीट है। चार्जशीट है ना, हाँ जी। इल्ज़ाम यानी, हाँ, फैसला तो नहीं है। नहीं फैसला नहीं है। तो अभी तो चार्जशीट किया गया है, फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई है, और खान साहब ने भी और शाह साहब ने भी, दोनों ने इनकार भी किया। फरमाया, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो बहरहाल अब उनको चाहिए कि बड़ी संजीदगी से अपना मुकदमा लड़ें और संजीदा वकला जो हैं उनकी खिदमत हासिल करें, क्योंकि FIA ने शाह खावर जो हैं जी 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 जी, उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है, और बड़े वो संजीदा वकील हैं और समझदार। तो पूरी संजीदगी से मुकदमा लड़े। नहीं वो एक्टिव थे। आज जब वकला ने जो वकला सफाई फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की तो उन्होंने इंटरवीन किया, नहीं, उन्होंने दलाइल दिए ये इसके। मामला जो है ना, अब आज सुप्रीम कोर्ट में भी काजी फायद ईसा साहब के सामने जब मुकदमा इलेक्शन 90 हाँ, रोज वो भी मैं रखा के उस अंदर बात पे। कराने का पेश हुआ, तो बार बार यही कह रहे थे। बात उन्होंने बड़ी अहम कही। उन्होंने कहा जब वकील जो है ना, जब सियासतदान बन जाते हैं या सियासतदानों के लहजे में बात करते हैं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारे जो वकील हैं, ये जो पार्टी वर्कर होते हैं ना, जब वो वकील बन जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनका जोर होता है और अपनी प्रोजेक्शन पे जोर होता है, या वो सियासी मामलात जो हैं उनको प्रोजेक्ट करने पे जोर होता है। मुकदमे में जो कानूनी मामलात हैं वो ज़रा ढीले पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये जो मुकदमा बड़ा संजीदा मुकदमा है,
और इसको बड़ी संजीदगी से लड़ा जाना चाहिए। हमारा मशवरा यही होगा। मशवरा इस मुकदमे के फैसला जो भी हो उससे खदशा है कि खान साहब इंतखाबी सियासत से भी आउट हो सकते हैं। तो इंतखाबी सियासत है तो मेरे ख्याल अभी कोई आउट हो चुके हैं या नहीं हुए? अभी दरखास्तें ताक़ुब कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त दी है जी, वो भी टेकअप होना है उनमें कि टेकअप उनको होना है। पार्टी ओहदे से हटाया जाए। वो भी इलेक्शन वो- कमीशन रख ली दरख्वास्त। जो भी इफ़ेक्ट हो, कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन मुकदमा जो है वो उसी तरह लड़ा जाना चाहिए जैसे मुकदमा लड़ा जाता है। वो जो आप फरमा रहे थे इंतखाबात का केस, उसमें चीफ जस्टिस ने आज बड़े अहम सवाल भी पूछे, रिमार्क्स भी दिए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर हम नई मरदमशुमारी का लदम करार दें तो इंतखाब किस मरदमशुमारी के तहत करवाएं। और फिर जब अली ज़फ़र साहब से वो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये PTI ने जो दरख्वास्त दी किसके तवस्सु से दी है। तो उन्होंने कहा जी उमर अयूब, उनका जो मौजूद हैं, उनका जी उमर अयूब भी रूपोश हैं बाकी रहनुमाओं की तरह। तो उन्होंने कहा उमर अयूब के दादा कौन थे? तो वकील ने कहा जी उमर अयूब के दादा जो हैं वो अयूब खान थे। तो उन्होंने कहा क्या उमर अयूब अपने दादा के इक़दाम की मज़म्मत करेंगे? क्या उनके दादा ने अपने दौर में इंतखाबात कराए थे या नहीं? जाहिर है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि दादा अयूब की खान ने जिम्मेदारी 1956 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबली तहलील की थी। क्या उमर अयूब अपने दादा के इक़दाम की मज़म्मत करेंगे या जमहूरी हो चुके हैं? चलें अभी इन बातों को रहने दें, बाद में तो जाहिर है कि उमर अयूब तो सियासत में है ना। अब दादा के इक़दाम की जिम्मेदारी तो उनकी नहीं है ना। दादा सियासत में नहीं थे? नहीं, दादा तो फौजी थे। पहला मार्शल लॉ लगाया, ये बिद्दत तो वहीं से शुरू हुई ना, जी। मार्शल लॉ लगाने की। और उसके फिर जो नुकसानात हुए और जिस तरीके से वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो था 1956 का, जब उसे तार तार किया गया तो नया दस्तूर नहीं बन सका। अच्छा, वैसे अगर दादा हुजूर जो हैं उमर अयूब साहब के, वो ये गैर आइनी इक़दाम ना करते तो उसको अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। 1959 में तो इंतखाबात होने वाले थे, तो जनरल सिकंदर मिर्जा जो सदर थे उनके साथ मिलकर ये काम हुआ ना, मिली भगत से। और सदर ने उनको चिट्ठी लिखी। वो कह सकते थे कि मैं पैरवी नहीं करता क्योंकि ये खिलाफ आइन है, लेकिन वो तो खुद मंसूबे बना रहे थे। और उन्होंने एक मार्शल लॉ इस मुल्क में प्लान लगा है, बाकायदा मनसूबाबंदी के वो ये वाला है, वो अयूब खां का मार्शल लॉ, जिसमें उनका कोई एजेंडा भी था। वो चाहते थे पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, सदारती जब निज़ाम आप लाया कहते हैं जाए। कि प्लान था तो उससे मुराद क्या हो गया? वो सोच रहे थे, उन्होंने अपने लिखा भी है। और वो मंसूबे, उन्होंने एक मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बनाया था। वो सियासी निज़ाम जो था उसको, वो पार्लिमानी निज़ाम, उसको रद्द करना चाहते और थे। सदारती निज़ाम लाना चाहते थे, सदारती निज़ाम और फिर इनडायरेक्ट इंतखाबात बराह रास्त। बराह रास्त ना हो। उनका कहना यह था कि लोगों को वरगला के, जो भी कोई होता है मजमेबाद आता है तो लोगों को वरगला देता है और उनसे वोट ले लेता है, तो इसमें भी चेक होना चाहिए। तो बिलवास्ता इंतखाबात हों, यानी पहले लोग बेसिक डेमोक्रेसीज के मेंबर को चुने, वो जो BD मेंबर्स, बीडी मेंबर, और फिर वो आगे असम्बली को चुने। तो उन्होंने सदारती निज़ाम नाफिज किया और बराह रास्त बालग राय दही जो थी उसका हक ख़त्म कर दिया। ये दो बुनियादी बातें थी जिस पर वो मार्शल लॉ लगाया उन्होंने। और फिर मार्शल लॉ के तहत बहुत कुछ तरक्की हुई, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ था 1965 की जंग छेड़कर उसमें झोंक दिया। उसको झोंक दिया गया। तो ये एक, अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो सदारती निज़ाम वाला मामला है और मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने का सियासी जो फार्मूला होता है, ये पुराना फिर ख्वाब है। पुरानी ख्वाब है, लेकिन पार्लियामानी ये हर 10-15 साल बाद, जब इमरान खान साहब खुद दौरे हुकूमत में थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ अर्सा पहले तक खान साहब के करीबी सियासी हल्के भी सदारती निज़ाम की अहमियत को उजागर करना शुरू हो गए। पार्लियामान जो भी लीडर, पॉपुलर लीडर होते हैं, वो इसी सदारती निज़ाम की बात करते हैं। भुट्टो साहब ने भी वज़ीर आज़म को बड़ा स्ट्रेंथन किया था और बाद में वो सदारती निज़ाम लाना चाहते जी, उनकी ख्वाहिश भी, उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह इमरान खान साहब की थी। और वहाँ शेख मुजीबुर रहमान जो थे बांग्लादेश में, तो उन्होंने सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया, लेकिन वन पार्टी स्टेट भी बना दी, लेकिन चल नहीं पाई। तो बात यह है कि जो पार्लियामानी निज़ाम है उसके खिलाफ भी बड़े दलाइल मौजूद हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर्स, ख़ास तौर पर जो हमारा मुल्क है ना, जिसमें ज़रूरी इस्लाहात नहीं हुई, उसके नतीजे में जो इलेक्टेबल्स हैं उनके यरगमाली हो जाते हैं उनके हल्के के लोग। ये तो उसके हक में दलील है। नहीं, उसके खिलाफ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सदारती निज़ाम के हक में। यहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, इस वजह से फसाद बड़ा बरपा होता है हमारी सियासत में।
तो पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ भी बड़े दलाइल मौजूद हैं। लेकिन ये दोनों मगर मसला ये है, दोनों सिस्टम बेक वक्त पूरी दुनिया में डिलीवर भी कर रहे हैं। नहीं, मगर हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कंसेंसस नहीं हो पाया ना इस बात पर। हम पार्लिमानी निज़ाम के रसिया रहे और उसी पर हम, क्योंकि बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम है तो बांग्लादेश में भी वही चला बिलाकर, नहीं, भारत में और भी भारत काफी में भी चला। वही चल रहा है। लेकिन भारत में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दी। एक तो यानी देखे ना, बड़ी जिम्मेदारियां खत्म हो गई। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं की और ज़रूरी आमदनी जो है उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। नहीं, वो है ही नहीं। सबसे जो ज़रूरी आमदन और ज़रूरी मामलात के ऊपर जो हमारे टैक्सेशन है वो सबसे पैथेटिक है, उसको poor है। सूबों का मसला बना दिया। तो ये जो हमारे वो दस्तूर बनाने वाले थे उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया ना, ताकि ये- हमारे ऊपर न लगे। हमारे ऊपर ना लगे इनकम टैक्स जो है। तो ये एक अलमिया है। लेकिन बहरहाल कौमें जो हैं उस कंसेंसस पे चलती हैं जो उनके दरमियान हो जाता है। और हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम जो है उस पर क्योंकि कंसेंसस क्रिएट हुआ और सब जमातों ने उसको तस्लीम कर लिया, तो नहीं, उसी एक- से आगे एक बढ़ना होगा। बुनियादी वजह और भी तो है ना सर। ये तो आपने तकनीकी वजह बताई ना। एक बुनियादी वजह क्या ये नहीं है कि अनलाइक इंडिया जहाँ पे यही जो पार्लिमानी निज़ाम है उसने अपनी नोक पलक दुरुस्त करके कंसिस्टेंसी वहाँ थी तो जाहिर है deliver। ना। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी ना डिक्टेटरशिप को मिली, नहीं तो फिर ना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को मिली। वो फिर उसकी वजूहत क्या है, वो लंबी बहस है। तो लेकिन आप- जब कंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम को यहाँ आप नहीं मिली इतनी तो अब बहस कर रहे हैं। हम उसको कैसे रद्द मुझे करें? नवाज शरीफ साहब के जलसे में जाना मैं है। आ गया जलसा बड़ा ज़रूरी है। जल्सा वहाँ भी जलसा बड़ा उन्होंने जरूरी। शुक्रिया भी अदा किया लोगों का कि जनाब इतना ट्वीट तारीखी किया। इस्तकबाल हुआ है उनका और इतना बड़ा जलसा हुआ है और हाहाकार मची हुई है। चले, नवाज शरीफ साहब का जलसा कैसा था? तकरीर में क्या 3 मुस्बत निकात थे और किन निकात पर एतराज़ हुआ और क्या राह मुतय्यन की उन्होंने अपनी सियासत की, उस पर बात करते हैं। लेकिन देखिए खुलासे के तौर पर कि वो फरमा क्या रहे थे अपने जलसे में। शामी साहब, कई तो बहुत अहम निकात हैं जो जिनकी सिलेक्शन भी हमने पहली बात तो यह है कि जलसा बहुत बड़ा हुआ और मैं समझता हूँ जिस तरह पीटीआई का जलसा अक्टूबर 2011 का, उसने एक उनकी सियासत को एक नया रुख दे दिया और पीटीआई का झंडा गाड़ दिया, उसी तरह मुस्लिम लीग नून की सियासत को एक नया रुख मिल गया है और जो पजमुर्दगी थी और परेशानी थी उससे निकल आई मुस्लिम लीग। बहुत बड़ा जलसा। मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे कई यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारे इरशाद भट्टी साहब जैसे दोस्त हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों हाहाकार मचाई हुई। भाई ये इसमें ताज्जुब की क्या बात है? किसी पाकिस्तानी सियासत में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है, वो बड़ा जलसा कर सकती है और दूसरी पार्टी भी कर सकती है अपना जलसा बड़ा। इसमें मज़ायका क्या है? कोई किसी एक पार्टी को वीटो को नहीं है। और एक बात तो ये, अब एक हमारे दोस्त कहने लगे ये देखिए जी पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे हुए। मैंने कहा जब बेनज़ीर भुट्टो आई 1986 में तब भी पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे हुए। जो इमरान खान का जलसा था 2011 का, वो भी पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे हुए, इनके भी पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे हुए। तो ये बात यह है कि ये बात मान लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जो तकरीर की है ना नवाज शरीफ साहब ने, हकीकत ये उस तक उनका कद बहुत ऊंचा हो गया। हाँ, बिलखुसूस 2 बातें जो उन्होंने की ना, ये जो उन्होंने गाली का जवाब गाली से ना देने की तलकीन की अपने वोटर को, सपोर्टर को, और दूसरा जो उन्होंने तमाम जमातों और इदारों के साथ मिलकर चलने की बात की। अब मुल्क जो है ये बड़ी अहम नुकता था क्योंकि रीसेंट पास्ट में हमारे सियासतदानों की ऐसी तकरीर में ये बयानिया मिसिंग था। सबसे बड़ी शिकायत ही यूथ से और वोटर सपोर्टर से ये हो रही है कि वो गालम गलोच पे उतर आते हैं, हलाल हराम या जायज़ नाजायज़ पे चले ये जाते हैं। कुफर और इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये खूब और खूब तर जी की जी, ये लड़ाई बड़ा अहम है। जुमला था आपका उस खूब दिन। और खूब तर की बहस है। खुदा के लिए जमहूरियत के आदाब सीखिए, एक दूसरे का एहतराम कीजिए, एक दूसरे को की बात सुनिए। और ये उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसने एक बड़ा सुकून दिया, इत्मीनान दिया है, बोझल फजा को हल्का किया है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात पर। और एक बात यह है अलबत्ता कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनकी निशानदेही ज़रूरी है। इतना बड़ा लीडर इतनी बड़ी तकरीर 4 साल बाद कर रहा है, आज़ाद और मुनसिफाना और जल्द इंतखाबात की मांग नहीं की उन्होंने। तो होने ही होने, उसमें क्या बात है? मांग करनी चाहिए थी नहीं, क्या बात है? क्योंकि देखें ना, जब बिलावल इलेक्शन हो- हो, पीटीआई हो या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हों, सियासी आइनी कानूनी हल्के बार बार कह रहे हैं तारीख दी जाए। ये नॉन इशू है।
इशू है सर, कैसे नॉन इशू? इलेक्शन कमीशन कह चुका है जनवरी के आखिर में होंगे। तारीख तो देना, तारीख दे देगा। ये तो सिर्फ ऐसे एक डुगडुगी बजाने वाली बात है। एक बड़े लीडर को मांग करनी चाहिए। क्या मांग आए इसलिए इलेक्शन में लड़ने के लिए, और क्या करने आए? और फिर क्या उनकी तकरीर से मानी अखज़ किया जाए कि जब वो कहते हैं तमाम जमातों से मिल के चलना चाहते हैं, उसमें पीटीआई भी शामिल है? पीटीआई तो पीटीआई जाने और वो जाने, हमारी तवक्को तो यही होगी, दुआ भी यही होगी, वो भी कुछ सीखें जो उनको भी तो सीखना चाहिए ना, उनको भी तो कोई कुछ ज़्यादा करनी चाहिए बाएं। तो बहरहाल सारे लोग, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान से निकाल तो नहीं सकते उनको आप। तो बुनियादी बात यह है, एक बात उन्होंने और कही है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लेते हम। ये ख्वाब था या इरादा था, प्लान था? ख्वाब था। तीनों मुल्क जुड़ जाते हैं। जब पाकिस्तान बनने के बाद मौलाना लियाकत अली खान, जो हमारे वज़ीर आज़म थे पहले, वो मौलाना ज़फ़र अली खान की मदाज पुरसी के लिए आए। बीमार थे वो लाहौर में 1948-49 में। तो मौलाना ज़फ़र अली खान ने कहा कि इंडिया से कहें हमें राहदारी दे दे। अच्छा, ये मौलाना ज़फ़र अली खान ने कहा? उन्होंने कहा। अच्छा। सोचते थे हम, हमें रेल की पटरी बिछाने की इजाज़त दे दे वेस्ट पाकिस्तान तक। हाँ जी। और इंडिया से अगर अच्छे ताल्लुकात रहते, जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि कनाडा के और अमेरिका के ताल्लुकात, ये सारी बातें हो सकती थी। अब जो कुछ हुआ है, इंडिया से हमें ताल्लुकात बेहतर करने हैं और इंडिया को भी हमसे बेहतर करने हैं। इंडिया भी सोच ले और हम भी सोच लें और अपने मसाइल का हल तलाश करना है संजीदगी के साथ। तो बहरहाल एक अच्छी सियासत का और एक नई सियासत का आगाज़ हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और यही लहजा है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। अब मुनासिब होता अगर वो पीटीआई ख़वातीन के बारे में तबसरा ना करते और तस्बीह का जिक्र भी ना करते। वो तो ये तो कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना यार। अब जाहिर है बिल्कुल तो शेखुल हदीस नहीं बन गए ना। कमाल है, आप भी पता नहीं उनको फिर तबलीगी जमात के चिल्ले पे बिठाना चाहते हैं। जहां वो इंतकाम की बात ना लेने की बात करते हैं, जहां वो चाहते हैं गाली गलोच नहीं करनी, वहां फिर इसको भी छोड़ कोई गाली गलोच छोड़ नहीं देते इसको भी, ताकि एक फिक्र चुस्त हो गया, बस ठीक है। अच्छा, उनकी अब वापसी से क्या जो अब आज ताज़ा खबर ये भी आई कल से, बल्कि कि जो उनके इत्तेहादी रहे हैं हुकूमतों में, बिलोर साहब की जमात भी उनसे मिली है, बाप भी आई है, जीडीए भी आई। बिलोर साहब तो मिलने आए थे, पता नहीं मुलाकात हुई कि नहीं। मुलाकात की बारे में सुना अगले दिन हुई है, लेकिन पहले दिन नहीं हो सकी थी। ये वो कह रहे हैं जी हम उन इत्तेहादियों से दोबारा उनको एतमाद में लेना चाह रहे हैं, और फिर मरी भी पहुँच गए हैं। वहाँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात की तला है। अब्बासी साहब जलसे में नहीं थे। हाँ, जलसे में नहीं नजर, जलसे में नहीं थे वो। जलसे में तो मुझे वो भी नजर नहीं आया अपने। कौन? सफदर साहब? सफदर साहब, हाँ, वो भी मुझे तो दिखाई नहीं दिए। तो हो सकता कहीं बैठे हो महजूब में। इस कदर दो अहम रहनुमा जो हैं वो क्यों नहीं थे? नहीं, बहरहाल मुस्लिम लीग को अपनी सफ़ें भी दुरुस्त करनी चाहिए। अब मिफ्ता इस्माइल के पास तो हमारे फारूक सत्तार साहब पहुंचे हैं, पेशकश की है कि हमारी पार्टी में आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए, आइए, आ जाइए, आ जाइए। तो हम मेरी क्या कहते हो, मेरी दुनिया मुंतज़र है आपकी, अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाइए। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन सब लोगों के दिल पे हाथ रखें। और लुत्फ ये हो ना कि फौरन मिफ्ता साहब, अब्बासी साहब इनके दिल पे हाथ रखें और फिर जरदारी साहब से मिलते हमें दिखाई दें, मौलाना से मिलते दिखाई दें। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। बात यह है कि इसाक डार साहब की खबर आई है कि वो जनाब बरी हो गए हैं। वाह सर, बड़ी किस्मत है। मैं ये हैरान होता हूँ, ये उनके जो असासे हैं वो कहते थे कि मैंने अपनी रिटर्न फाइल की हैं और वो ये नैब ने, मुझे सिर्फ वो साइंस समझा दें, नैब ने गुम कर दी हैं। मुझे एक साइंस समझा दें, वो कौन सी साइंस है? जब ये रेफरेंस फाइल हुआ आमदन से ज़्यादा सासाजात का, तो रकम बताई जाती है 87 करोड़ इतने से ज़्यादा के हिसाब से। वो कौन सी साइंस है कि आज से चंद बरस पहले तक वही रेफरेंस सबसे जानदार, तगड़ा और मजबूत था नैब के बकौल? आज वही रेफरेंस नैब कहता है सबूत नहीं मिले जी। आप जिन लोगों ने ये रेफरेंस दायर किए हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। ये होना चाहिए, अदालत को यकीन मानना चाहिए। आपने तो मफरूजों पे रेफरेंस दायर किए, अगर उन्होंने रिटर्न फाइल की और रिटर्न वहां से गायब हो गई, किसका कसूर है ये? बिल्कुल तो तहकीकात तो करें ना, फिर कौन को बताएं। नाज़रीन, एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।